हाँ वो तो जनन करेगा तो विभिन्नता आएगा ही, क्योंकि जनन में ही ये बात हमने पढ़ के खत्म कर ली है कि जब भी कोई लैंगिक जनन करेगा तो लैंगिक जनन में आनुवांशिक रूप से समानता तो आएगी ही आएगी, लेकिन विभिन्नता भी आएगी, और ये विभिन्नता आना ही फायदेमंद है। अगर विभिन्नता नहीं आएगा, बदलते मौसम के साथ, बदलते वातावरण के साथ यदि हमने अपने आप को नहीं बदला तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। समय के अनुसार हमको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से गायब कर दिया जाएगा। ठीक है, अब और भी बहुत, इसको ना समझने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे हमारे पास डे बाई डे लाइट रहती है, 24 घंटे लाइट रहती है, हमने अपने आप को उस हिसाब से ढाल रखा है। अब पता चले कि लाइट ना 24 घंटे में 22 घंटे कटने वाली है, 2 ही घंटे लाइट रहने वाली है, क्या करना पड़ेगा हमको? उस अनुसार में, उस परिस्थिति के अनुसार ढलना होगा। उस 2 घंटे में जितनी पानी की आवश्यकता है उतना पानी निकाल के रख लेना होगा अपने पास। जो काम उजाले में करने लायक है उस काम को हम शिफ्ट कर देंगे उस 2 घंटे के अंतराल में, कि उसी काम को उसी समय ही करना है। कुल मिला जुला करके जैसा वातावरण वैसा हमको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, अन्यथा हम वहां से गायब हो जाएंगे। अलैंगिक जनन का ये एगो फायदा होता है, इसमें हमेशा विभिन्नता आती रहती है। अब विभिन्नता आने के साथ साथ क्या होता है कि बदलते वातावरण के साथ, बदलते मौसम के साथ हम भी अपने आप में बदलाव लाते रहते हैं। अगर बदलाव आएगा ही नहीं मेरे अंदर तो फिर बदलाव लाएंगे कहां से हम? ठीक है, और ये तो लैंगिक जनन का सबसे मुख्य लक्षण है कि आनुवंशिकता तो दिखेगी दिखेगी, उसके साथ साथ विभिन्नता भी दिखेगी। अब हम जनन कर रहे हैं तो जनन का क्या महत्व है? जनन का महत्व यही है कि सबसे पहला तो उस जाति की जातीयता बनी रहती है। ठीक है, अगर मनुष्य जनन करना छोड़ दे, क्या लगता है आपको? पहले ही दिन बताया था कि हर व्यक्ति, हर जीव एक निश्चित समय तक ही जिंदा रहता है, उसके बाद मर जाएगा। अगर मनुष्य जीवन खत्म हो जाए यहां से, तो समझ रहे हो, अगर मनुष्य जनन करना छोड़ दे दूंगा, जीवन क्या हो जाएगा? यहां से समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला ही लाइन में, एक ही लाइन में हो जाएगा कि किसी भी जाति में अगर जनन होना बंद हो जाए तो उस जाति की जातीयता क्या हो जाएगी? उस स्थान पर समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नष्ट नहीं कहेंगे, नष्ट का मतलब क्या होता है? किसी को मार देना, है ना, इसको कहते हैं नष्ट होना, खत्म कर दिया। तो वो क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, वहां से समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, एक जाति गायब हुई तो क्या दिक्कत है भाई? गायब हुई तो हुई, इतना याद रखना कि हर जाति एक दूसरे जाति से कनेक्टेड होती है, हर जीव एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर आप ना होते तो आपके सिर पर जुए ना होते। फील करना, अगर आप ना होते तो सिर पर जुए ना होते, जुए का अस्तित्व क्या होता? खत्म होता। जुए नाम की कोई चीज ही नहीं होती अगर इंसान नहीं होता तो, क्योंकि इंसान के ऊपर ही तो वो रहते हैं। बात समझे? पेड़ पौधे ना होते तो हमारा अस्तित्व होता? नहीं होता, हम उनसे भी जुड़े हुए हैं। भाई साहब, जितने जीव बना के दिए गए हैं ना आपके आसपास, इसी को कहा जाता है जैव विविधता, बायो डाइवर्सिटी। हमारे आसपास अलग अलग प्रकार के जीव हैं, कई हजार प्रकार के जीव, इसकी कोई गिनती नहीं है। कितने लाख में मिल रहे हैं? 17 लाख 18 लाख तो जातियां अभी खोजी जा चुकी है। लगभग अभी 70 लाख जातियां हैं जिनका खोज करना बाकी है। संख्या में नहीं, प्रकार में। बात समझे? मेरे पास 3 प्रकार का मार्कर है या 2 प्रकार का मार्कर है, ये कलर के आधार पे बता रहा हूं, संख्या के आधार पे नहीं। तो कितनी संख्या है वो संख्या की बात नहीं कर रहे। एक जाति जैसे मनुष्य एक जाति, कुत्ता एक जाति, बिल्ली एक जाति, ऐसी लगभग 17 से 18 लाख जातियां खोजी जा चुकी हैं। और टोटल कितनी जातियां हैं हमारे पूरे ब्रह्मांड में? ब्रह्मांड कहने मतलब पूरे अपने पृथ्वी पर, ठीक है, 70 लाख हैं, जिसमें से मात्र 17 से 18 लाख को खोजा गया है, उन्हीं के बारे में जानकारी है। बाकी को तो अभी खोजा ही नहीं गया है, बाकी को तो अभी जानते भी नहीं है कि कैसा दिखता है, कैसा शकल सूरत है, बड़ा है, छोटा है, मोटा है, कैसा है, नहीं जानते कुछ भी। समझे? तो सोचो, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। और इसमें से यदि कोई जीव गायब हो जाए ना हमारे जैव विविधता से, तो दूसरी जाति को प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए। हमारे आसपास से अगर जातियां गायब होंगी तो एक ऐसा समय आएगा ना, हम भी यहाँ से गायब हो जाएंगे आसानी से। और यदि कोई जाति गायब हो रही है ना, तो गायब होने की परिस्थिति को कहा जाता है विलोपन। शायद अगर पढ़ा हो तो ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिलीशन। डिलीशन या विलोपन। विलोपन मतलब क्या होता है कि कोई एक जाति है और उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, विलुप्त हो गया। तो जिस प्रक्रिया से विलुप्त हुआ है उस प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं? विलोपन। तो जनन क्यों जरूरी है पता चला? भाई अपनी जाति को बचाए रखना है ना, तो अपनी जाति को बचाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जनन करना पड़ता है, तभी जाकर के हमारी जाति बनी रहती है। और जनन से क्या फायदा है? तो जनन होने से जैव विविधता भी बनी रहती है। जैव विविधता मतलब कि जीवों के बीच में जो अंतर मिल रहा है, 10 प्रकार की जातियां जो मिल रही है, वो 10 प्रकार की जातियां भी क्या रहेंगी? बनी रहेंगी। तो उस समाज को भी बना के रखा है उसने जहां पर वो रह रहा है,
ठीक है, उस सोसाइटी को, और साथ ही साथ अपने जाति को भी उसने बचा रखा है। ठीक है, हर जाति का कुछ ना कुछ अपना एक निश्चित कार्य होता है। ठीक है, हर जाति के पास अपना एक निश्चित लक्षण होता है, उस लक्षण को भी तो वो बचाए रखा है। आम का पेड़ गायब हो जाए तो नहीं लगता कि हमारे बीच से आम हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज थी, आप हमारे लिए आम जो है मतलब बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, वो गायब हो गई, वो गायब हो गई तो हमको भी वो चीज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो हर जीव का कहीं ना कहीं अपना निश्चित कार्य है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ टीका जरूर है। अगर सोचो कि तितलियां गायब हो जाएं, पतंगे गायब हो जाएं, क्या लगता है मेंढक नहीं गायब हो जाएगा? कोई है इसमें से इतना दानवीर जो मेंढक को सुबह सुबह एकदम ले जाकर चाय नाश्ता कराता हो? कोई नहीं। वो बेचारा चाय नाश्ते के रूप में किसको लेता है? पतंगे को लेता है। पतंगा गायब होगा तो मेंढक गायब होगा। मेंढक पर कौन जिंदा है? सांप। तो सांप गायब होने लगेगा, है ना। सांप को खाने वाला ईगल, अब सांप ऐसे नहीं मिल रहा है तो ईगल तो ऐसे नहीं मिल रहा है, खत्म हो रहा है कहानी। ठीक है, सब एक दूसरे से क्या है बाबू, जुड़े हुए, इसलिए जनन करना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, अत्यधिक जनन हानिकारक है। ठीक है, एक लिमिट में जनन अपने जाति को बचाए रखना अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक जनन से क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगी, और जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे पास जो भी स्रोत हैं, वो स्रोत कैसे हैं? निश्चित है। स्रोत समझते हो? ऊर्जा का स्रोत हो या भोजन पदार्थ का स्रोत हो, कुछ भी हो। पानी क्या है? एक स्रोत है। प्रकाश क्या है? स्रोत है। बिजली क्या है? स्रोत है, सोर्स है। ठीक है, जो भी चीजें हैं, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हैं या मानव निर्मित है। क्या कर रही हैं बच्ची आप लोग? मेरी बातें सुन पा रहे हो आप लोग? अगर कान में रुआ डाल के आए हो तो बच्चा कान से जरा रुआ बाहर निकाल ले, और अन्यथा अगर आप ऐसा सोच करके आए कि पढ़ना नहीं है तो कृपया बैग उठाएं और क्लास से बाहर चले जाएं। कई बार कहा ना कि आपसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबू, हमें यहाँ कहते हैं ना कि 4 गो लोग रहेगा ना, 4 गो लोग में इतना ही ईमानदारी से पढ़ाएंगे। ईमानदारी आपके अंदर भी होनी चाहिए। हम पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, आप लोग लगे हुए हैं अपने में, क्या बात कर रहे थे? अरे समय आने पे हम खुद हंसा देते हैं, अपने में लीन हो। एक तो पढ़ना लिखना नहीं है, एक आध सवाल कर दे तो गायब हो जाएगा, बुद्धि भ्रम हो जाएगा आपका। और कुछ जानकारी की चीज बता रहे हैं तो उसको सुनना ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है तो काहे पढ़ने आते हो बाबू? मत करो ऐसा काम, सुना करो बढ़िया से। पूरा मेरा मूड ऑफ करा दिया। क्या बता रहे थे? भूलिया गया। हाँ, स्रोत है ना। अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी ना तो कहीं ना कहीं हम लोग सभी लोग ना एक स्रोत पर डिपेंडेंट है। पानी स्रोत है, उस पानी पर डिपेंडेंट है हम लोग। अगर पानी मिलना बंद हो जाए तो। अच्छा, आपको याद है जब आपके घर में चापाकल था? आज है चलता है? अच्छा, गर्मी के टाइम पे जनसंख्या इतनी बढ़ रही है ना कि ग्राउंड वाटर जो था, हम इस लेवल पे रह रहे हैं। ठीक है, चलो इस लेवल पर हम हैं। यहां से नीचे अगर आपके घर पे आपने चापाकल जब लगा था उस समय तो आप थे नहीं, बशर्ते आप पूछना चाहे तो अपने पिताजी से पूछ लीजिएगा कि घर पे जो चापाकल है ये कितना फीट नीचे है, तो पता चलेगा कि मात्र 50 से 60 फीट नीचे, 50 से 60 फीट नीचे था या है। अगर आपके घर में चापाकल पहले कभी ना कभी रहा ही होगा, पूछ लेना, आज भले आपको ना दिखता, पूछना जा करके, पापा चापाकल था पहले हमारे यहाँ? हाँ था। कितने फीट पर था? तो 40 से 50 बताएंगे। समर से वाला जो आज आपके घर में टिका है ना, उसको पता करना 150 पे होगा वो। अरे भैया क्या हुआ? तो पहले पानी यहाँ था, है ना। इसका इतना ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ है ना, इतना अति दोहन हुआ है पानी का, इतना बर्बाद किया हमने कि पानी घट गया, चला गया कहाँ पे? 150 पे। जनसंख्या पहले से बढ़ी है कि घटी है? तो जितना तेजी से घटा था उतना ही तेजी से घट रहा होगा कि और तेजी से घट रहा होगा? समझे? एक ऐसा समय आएगा ना कि पानी की स्थिति खराब हो जाएगी, पानी नहीं मिलेगा हमको। समझे? तो अत्यधिक यदि जनन कर रहे हैं लोग, जनसंख्या पर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, इसीलिए आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया जनसंख्या नियंत्रण, कि कैसे जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि स्रोत हमारे पास लिमिटेड हैं। हमको पता है कि हमारे घर में 1 महीना का राशन बचा है, पूरा अकाल पड़ा हुआ है पूरे देश में, तब तो 1 महीना का राशन बचा है तो 1 महीना खा के मर जाना है। लेकिन बुद्धिमान आदमी होगा ना तो उस 1 महीना से 1 साल जिंदा रह लेगा। 1 महीना भर भर पेट खाएंगे ना तब ना 1 महीना चलेगा, आधा तिया पेट खाएंगे तो 1 महीना से बेसी ना जिंदा रहेंगे। ये सिस्टम होना चाहिए, यही सोच रखना है हमें, ठीक है, कि अपने स्रोतों का बेफिजूल इस्तेमाल ना करें, बेफिजूल बिजली का इस्तेमाल ना करें, बेफिजूल पानी का इस्तेमाल ना करें, इन सब चीजों पे सोचना है, ठीक है। लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है तो कितना करें?
जनसंख्या बढ़ रही है, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, आसपास में कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है ना, खाने पीने की सामग्री कम होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। कारण कि पहले जनसंख्या कम था, खेती गृहस्थी ज्यादा था, ज्यादा से ज्यादा मिल जाता था, भोजन सस्ता मिलता था। आज के डेट में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, खेती गृहस्थी कम हो गया है। अब 5 किलो में पहले लोग खा लेता था, जनसंख्या इतना बढ़ गया कि 50 किलो खुदरा में चाहिए, 50 किलो बाहर से खरीद के आएगा ना। अब बाहर से खरीद के आएगा तो महंगा पड़ेगा ना, तो महंगाई भी बढ़ रही है, इसी में सब कुछ बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है और आमदनी कम हो रहा है। इसीलिए लोग गरीब पे गरीब होते जा रहे हैं। और गरीब होना मतलब कि पढ़ाई से दूर होना। आप भी जानते हैं, एजुकेशन सिस्टम आपको नहीं मिल पाता है, पढ़ाई नहीं मिल पाता है, धीरे धीरे आपकी पीढ़ी खराब हो रही है और आपके बाद आपकी आने वाली जो पीढ़ी होगी वो भी क्या होगी, खराब होगी और भी कमजोर होगी। इसलिए आप अपने आप को बेहतर बनाइए। आप बेहतर होंगे ना तो बहुत काफी बेहतर होंगे। आप जहां भी हैं आज के डेट में, सोचो कि पिताजी के पास अगर करोड़ों रुपया होता तो यहाँ कुदरा में रहते कि कहीं बनारस शिफ्ट रहते, किसी अलग शहर में होते? क्या आप ऐसे ही एजुकेशन, ऐसे ही माहौल में रहते या इससे भी बेहतर रहते? है ना? तो इस बात का अफसोस नहीं लगता है कभी कि यार पापा अगर अच्छे घर से होते तो थोड़े से हम लोग और अच्छे होते, बेहतर होते। ठीक, आपका बच्चा नहीं सोचेगा? वो भी सोचेगा ना, ना बस खाली टाइम से कोचिंग पहुंच जाती थी मम्मी भैया और पापा हमारे, है ना, हमको छोड़ दिए यहीं पर। जस्ट सबके लिए बात करें, सारे लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए, है ना। वो भी सोचेगा ना कि अगर हमारे मम्मी पापा बढ़िया होते तो हम कहीं बढ़िया जगह पे होते। अब मम्मी पापा तो अभी यहीं पे है, तो ध्यान ही नहीं दे रहे। अरे सबका जनरेशन क्या करने वाले वो बात नहीं कर रहे, है ना। सबका नेक्स्ट वन आने वाला है, सबका नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है ना। अब कैसा होगा भगवान जाने। आप जैसा अपना लाइफ बनाओगे वैसा बनेगा आपका लाइफ। चलो बस सवाल क्लियर हो गया कि जनन करना क्यों जरूरी है। जनन एक लिमिट में होना चाहिए, अगर एक्स्ट्रा जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, सोर्स, हमारे स्रोत क्या है, एक निश्चित है। और अगर जनसंख्या बढ़ेगी ना तो ये स्रोत क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हर तरफ हाहाकार मच जाएगा। और उसको आगे चल के पढ़ेंगे, जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है उसको। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट, इसका मतलब होता है कि इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाना कि महंगाई बढ़ जाना, खाने पीने की सामग्री न मिलना, इसी को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट। इससे बचना कैसे है, सब कुछ पढ़ना है हमको। कल कहां तक खत्म किया था बताओ जरा मुझे। निषेचन वगैरह पढ़ लिया था कि निषेचन जो होता है, अंतः निषेचन होता है, फिर उसके बाद बाह्य निषेचन होता है। चलो निषेचन पढ़ लिया। निषेचन के बाद एक अगला टॉपिक था क्या, निषेचन पश्च घटना, है ना। देखो अरे सुनो, याद है बच्चा हमें, निषेचन पश्च घटना। अब निषेचन हो गया, सुनना ध्यान से सभी लोग, कि निषेचन हो गया यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एक नर युग्मक रहा होगा और एक मादा युग्मक रही होगी। ठीक है, कौन किसके पास पहुंचा होगा, तो नर युग्मक कहां पहुंचा होगा, मादा युग्मक के पास। ठीक है, अब इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है क्या, स्थानांतरण। यानी कि नर युग्मक का क्या हुआ होगा, स्थानांतरण हुआ होगा। कहां पर, मादा युग्मक के पास। ठीक है, अब यहां से यहां जब पहुंच गया तो कहीं ना कहीं हम इस प्रक्रिया को नाम देते हैं क्या, निषेचन। और ये प्रक्रिया यानी कि नर और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया शरीर के अंदर भी संपन्न हो सकती है और शरीर के बाहर भी हो सकती है। शरीर के अंदर हुई तो क्या कहेंगे, अंतः निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और शरीर के बाहर हुआ तो एक्सटर्नल यानी कि बाह्य निषेचन। ठीक है, चाहे अंतः निषेचन हो या बाह्य निषेचन हो, इन दोनों के मिलने से जो संरचना बनती है, इस संरचना का नाम क्या होता है बच्चा, युग्मनज। ठीक है, जाइगोट। चलो युग्मनज बन गया। इसी के पीछे एक और बात याद रखिएगा, यहां पर गुणसूत्र, जैसे अब हम इंसान की बात कर ले तो इंसान में एक नर का जो युग्मक आएगा कितने गुणसूत्र लेकर आएगा, 23। मादा युग्मक भी कितने लेकर के आएगी, 23। और ये 23 और 23 जुड़ करके कितना हो जाएगा, 46। तो इस युग्मनज में कितने गुणसूत्र होंगे, 46। तो बेसिक है, इसको कांसेप्ट में दिमाग में रखिएगा। अब ये युग्मनज क्या है, एक कोशिका है, याद रखना क्या है, एक कोशिका। ये नर युग्मक क्या था, एक कोशिका। ये मादा युग्मक क्या था, एक कोशिका। इसके अंदर गुणसूत्र कितने थे, 23। यहां कितने, 23। यहां कितने, इस 46 को 46 ना कह के हम क्या कहना उचित समझते हैं,
क्योंकि इन 2300 की जोड़ी होना ही जरूरी है। ठीक है, उस एक जूते का कोई महत्व नहीं है जिसकी जोड़ी ना हो। आप समझे? तो उन 2300 का कोई महत्व नहीं होगा जब तक इस 2300 का जोड़ी आपस में जुड़ ना जाए। आप समझे? तो यहां पर जुड़ने के बाद क्या हो गया? 23 जोड़ी हो गया। यहां पर जोड़ी है कि नहीं है? नहीं है। यहां पर अगर मैं कहना चाहूं एक जोड़ी को, ये एक जोड़ी है ना, एक जोड़ी मतलब कि ये अकेला है, अभी जोड़ी में नहीं है, इसको कहा जाता है एक सेट। गुणसूत्र का एक सेट, यानी कि एक पांव का जूता है, ये भी क्या है? एक सेट। इसमें कौन सेट है? 2 सेट है। ठीक है, 2 सेट, यानी कि ये क्या बन गया? अब जोड़ी बन गया। तो याद रखना कि जिस कोशिका में गुणसूत्रों का एक सेट होता है, ऐसी कोशिका को नाम दिया जाता है अगुणित कोशिका। याद रहेगा? ठीक है, यहां भी क्या है? एगो सेट है कि दूगो है? एगो है ना, इसको भी क्या कहेंगे? अगुणित कोशिका। नीचवा कौन है यहाँ पे? इसको क्या कहेंगे? द्विगुणित कोशिका। चलो, अगुणित द्विगुणित क्लियर हो गया क्या? कभी भी अगुणित कोशिका पूछा जाए और द्विगुणित कोशिका पूछा जाए तो सीधा सीधा कहना कि जिस कोशिका में गुणसूत्रों का एक सेट हो उस कोशिका को कहते हैं अगुणित कोशिका, और जिस कोशिका में गुणसूत्रों का 2 सेट हो उसको कहते हैं द्विगुणित कोशिका। ठीक है, और इसके साथ साथ ये बात याद रखना, इस अगुणित कोशिका को ना डिनोट करते हैं। डिनोट मतलब एक चिन्ह दिया जाता है और उसको लिखते हैं हम लोग N से। ऐसे अगर करके लिख दिए ना, इसका मतलब है ये अगुणित कोशिका है। इसको अगर हम ऐसे लिख दिए 2N लिख दिए ना, तो इसका मतलब होता है द्विगुणित कोशिका। यहाँ पर N का मतलब होता है एक सेट, किसका? गुणसूत्र का। तो यहाँ पर क्या दिखाया? एगो N, इसका मतलब इसमें क्या होगा? एक सेट होगा। ठीक है, एक सेट होगा तो क्या कहेंगे? N कहेंगे या अगुणित कोशिका कहेंगे। और एगो बात कि अगुणित कोशिका कभी लक्षण नहीं दिखा सकती है, कारण लक्षण दिखाने के लिए इसका जोड़ी होना जरूरी है। ऐसे जब ये दोनों जुड़ता है ना तो क्या बनता है? युग्मनज। इस युग्मनज में क्या मिल जाता है? इसका जोड़ी। और जब जोड़ी बन जाएगा ना तो युग्मनज क्या करेगा? लक्षण दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये युग्मनज अभी कैसा है? केवल और केवल एक कोशिका है। याद रखना, युग्मनज कैसा? केवल एक कोशिका। अब ये युग्मनज क्या करेगा? धीरे धीरे विभाजन करना शुरू करता है। अभी एक कोशिका है, केवल संख्या में केवल कितनी है? एक है। धीरे धीरे ये क्या स्टार्ट कर देगा? विभाजन शुरू कर देगा। विभाजन कर देगा तो अभी एगो है, एगो से तुरंत 2 बनेगा, फिर 2 से 4, 4 से फिर 8, ऐसे करते करते क्या करता चालू कर देगा? ये कोशिका का विभाजन करना चालू कर देगा। कोशिका विभाजन करते 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 बहुत सारी कोशिका बना लेगा। अभी कैसा था? एक कोशिकीय, अब क्या कहेंगे इसको? बहुकोशिकीय। ठीक है, तो ये जो युग्मनज है विभाजन शुरू करता है, अब विभाजन शुरू करके एकल कोशिकीय से कैसा बन जाता है? बहुकोशिकीय। और यही कोशिका का समूह बना करके क्या बनाया जाता है? ऊतक। फिर ऊतक का समूह बनता है तो क्या बनता है? अंग। अंग का समूह बनता है तो क्या बनता है? अंग तंत्र। और अंग तंत्र का समूह बनता है तो पूरा का पूरा एक शरीर। धीरे 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 करके इस बहुकोशिकीय संरचना से क्या बना दिया जाता है? शरीर बना दिया जाता है। अब यहाँ पे मुझे क्या है आपको याद दिलाना था, आज हम लोग कैसे हैं? एकल कोशिकीय की बहुकोशिकीय? क्या कभी एकल कोशिकीय थे? 100% थे एकल कोशिकीय। कब? जब हम युग्मनज बने थे तब थे। कहां पर होंगे? मां के फैलोपियन नलिका में, क्योंकि फैलोपियन नलिका में ही क्या हुआ होगा? निषेचन हुआ होगा। वहीं पर हम एकल कोशिका के रूप में थे। चलो, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और रह जाता है, ये कौन था? युग्मनज। युग्मनज से क्या बना? बहुकोशिकीय संरचना। तो बहुकोशिकीय बना ये हम जानते हैं, और इसकी संरचना को नाम दिया जाता है क्या बच्चा? भ्रूण। ठीक है, एम्ब्रियो, इंग्लिश में कहते हैं इसको एम्ब्रियो। तो यहां से सवाल ये पूछा जाएगा कि युग्मनज कैसा होता है? एकल कोशिकीय। भ्रूण कैसा होता है? बहुकोशिकीय। और यही भ्रूण और विकास करते 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 क्या बना देता है? पूरा एक शरीर, जिसको नाम दे देते हैं क्या? एक नवजात शिशु। याद रहेगा? तो यहां से एक प्रक्रिया है कि युग्मनज से भ्रूण बनाएगा। ठीक है, तो युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव,
इंग्लिश में कहते हैं इसको एम्ब्रियोजेनेसिस। याद रह जाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है कि युग्मनज से विभाजन करते करते बहुकोशिकीय संरचना बनाना, अर्थात क्या बना देना, भ्रूण बना देना। यानी कि कुल मिला जुला करके युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव। इस बीच में क्या होता है, विभाजन। ठीक है, कौन सा विभाजन, समसूत्री। ठीक है, याद रखना कौन सा विभाजन हो रहा है, ये जो भ्रूण बन रहा है विभाजन करके बन रहा है, कौन सा विभाजन, समसूत्री। आने वाले समय में आपको समसूत्री और अर्धसूत्री के बारे में बात करेंगे हम लोग कि क्या होता है। डन, चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रहा है, बताओ। चलो अब सुनना ध्यान से। ये हमने क्या कर दिया, भ्रूणोद्भव करा दिया। भ्रूणोद्भव करा दिया, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो बना हुआ युग्मनज था, उस युग्मनज से क्या बनवा दिया हमने, भ्रूण, और भ्रूण से क्या बनवा दिया, एक छोटा सा बच्चा, यानी कि एक पूरा का पूरा शरीर। ठीक है, अब ये सब कुछ होने के लिए क्या कुछ समय लगेगा क्या? ठीक है, अब क्या हर जीव का युग्मनज से पूरा एक शरीर बनने में एक ही समय लगता है या कम ज्यादा होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, अब क्या हुआ था कि हमने युग्मनज लिया था या युग्मनज था, उसका विकास देखा है हमने। युग्मनज से क्या बना, भ्रूण बना, और भ्रूण आगे विकास करके किसका निर्माण कर रहा है, शिशु का। ठीक है, अब इस सब कुछ को करने के लिए कहीं ना कहीं एक अपनी टाइमिंग होती है। ठीक है, और ये टाइमिंग, ये काल, पहले तो याद रखिएगा, इस काल को नाम दिया जाता है क्या, गर्भ काल। क्योंकि ये सब कुछ कहां पर संपन्न होता है, एक गर्भ में संपन्न होता है। गर्भ क्या है, एक ऐसा स्थान है जहां पर युग्मनज से किसका निर्माण होने वाला है, शिशु का, या फिर हम ऐसा कहें कि जहां पर शिशु का विकास होने वाला है, जहां पर बच्चे का विकास होने वाला है, उस स्थान को क्या नाम दिया जाता है, गर्भ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूट्रस। ठीक है, और जितना समय लगेगा ना, उस पूरे समय को क्या नाम दिया जाता है, गर्भ काल, या एक और नाम दिया जाता है गर्भावस्था। गर्भावस्था। ठीक है, डन है ये दोनों चीजें। अब ये प्रत्येक जीव की क्या होती है, गर्भकाल या गर्भावस्था क्या होती है, अलग अलग समय की होती है या फिर अलग अलग होती है। हर जीव का एक अपना निश्चित समय होता है। जैसे मनुष्य में अगर मैं बात करूं, एज एग्जांपल अगर हम किसका ले लें, मनुष्य का ले लें, तो मनुष्य में क्या होता है, 9 महीने प्लस माइनस 7 डेज। यानी कि 9 महीना तो प्रॉपर लगना ही है। इस 9 महीने में 7 दिन कम हो सकता है या 7 दिन ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये अपनी बेसिक सी टाइमिंग हो गई। अलग अलग जीवों की क्या होती है, अलग अलग अपनी अपनी टाइमिंग होती है। क्या करने की, बच्चे को जन्म देने की। ठीक है, अब चलो इतना टाइमिंग अगर पूरा कर लिया किसी जीव ने, ठीक है, यानी कि मैं कहूं कि क्या खत्म हो गया, गर्भकाल खत्म हो गया, गर्भावस्था खत्म हो गया, यानी कि युग्मनज बना था, हाँ, युग्मनज से क्या बना होगा, फिर भ्रूण, फिर क्या बना होगा, शिशु। ये अब तक क्या थी, गर्भावस्था थी। इस गर्भ के अंदर एक शिशु का निर्माण हो गया है, पूरा गर्भकाल जो है वो समाप्त हो गया। तो गर्भकाल के समाप्त होने के जस्ट अगला जो स्टेप आता है वो क्या आता है बच्चा, प्रसव। ठीक है, जिसको क्या नाम दिया था कल हमने, पार्चुरिशन। याद है, ठीक है, प्रसव कराना है, यानी कि बच्चे को जन्म देना है। ठीक, अब बच्चे को जन्म देंगे। ठीक है, अब जन्म देने के लिए कहीं ना कहीं इतना समय बिता दिया। ठीक, अब बच्चे को जन्म देने के लिए, प्रसव करने के लिए 2 माध्यम है। एक ऐसा जीव होगा जो अपने बच्चे को जन्म देगा, या मैं कहूं किसको देगा, शिशु को जन्म देगा। और एक ऐसा जीव होगा जो बच्चे को बच्चे के रूप में नहीं, अंडे के रूप में जन्म देगा। ठीक है, तो एक ऐसा जीव, अब हमने देखो ये बात तो कह दी कि शिशु बन गया है। ठीक है, तो ये तो किसके लिए था, पूरा का पूरा गर्भकाल के लिए था। जब हमने बात किया कि इसका प्रसव का, प्रसव मतलब बच्चे को जन्म देने का। ठीक है, तो बच्चे को जन्म 2 तरीके से दिया जाता है। एक जो अंडे के रूप में होगा,
अंडा पहले जन्म ले लेगा, फिर बाद में उस अंडे के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे विकास होगा, यानी कि पूरा का पूरा इसी युग्मनज से भ्रूण बनेगा, भ्रूण से क्या बनेगा, शिशु बनेगा। तो ये पूरा काम कब होगा, अंडे के बाहर आने के बाद। और ये पूरा काम कब हो जा रहा है, गर्भावस्था के दौरान ही हो जा रहा है, तब बच्चे का जन्म होने वाला है। ठीक है, तो बच्चे को जन्म देने के दो तरीके हैं, या तो बच्चे के रूप में जन्म देना है या तो अंडे के रूप में जन्म देना है। ठीक है, अब ये काम कौन कर रहा है, कोई ना कोई जीव कर रहा है। ठीक है, तो वो जीव जो सीधा अपने बच्चे को जन्म देता है, ऐसे जीव को नाम दिया जाता है सजीव प्रजक। सजीव प्रजक, या फिर एक और नाम देते हैं शिशु प्रजक, सजीव या शिशु प्रजक। हाँ, जरायुज भी कहते हैं, जरायुज भी कहते हैं। ठीक है, और इसका इंग्लिश नाम हो जाता है आपका भीवी पेरस या पोरस पेरस, पोरस। ठीक है, यहां पे क्या कहते हैं इसको, अंडज, या तो हम इसको क्या कहते हैं, अंडज। नाम देखो बहुत सारे हैं, लेकिन सबका काम क्या एक ही है। या तो फिर क्या कहते हैं इसको, अंड प्रजक, और इंग्लिश में कह देते हैं इसको ओविपोरस। डन, बातें समझ में आई। तो चलो, अगर शिशु का विकास अंदर ही हो गया है तो वो जीव क्या करेगा, अपने बच्चे को बच्चे के रूप में जन्म देगा। तो उस जीव को नाम देंगे क्या, हम जरायुज कह लें, शिशु प्रजक कह लें, या फिर कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, सजीव प्रजक कह सकते हैं। दूसरी स्थिति क्या है कि अगर वो बच्चे को जन्म नहीं दे रहा है, किसको जन्म दे रहा है, अंडे को जन्म दे रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, अंड प्रजक कह देंगे या अंडज कह देंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि अंडा पहले आ जाएगा, फिर उस अंडे के ऊपर वो जीव बैठता है या बैठती है, जो भी आप समझो। ठीक है, उसको शरीर के गर्मी से, शरीर के तापमान से पकाया जाता है। पकाया जाता है मतलब कि उसके अंदर क्या है, युग्मनज। उस युग्मनज से क्या बनाना है, भ्रूण। युग्मनज एकल कोशिकीय की बहुकोशिकीय, भ्रूण कैसा, बहुकोशिकीय। एकल कोशिकीय से क्या बनाना है, बहुकोशिकीय। फिर उससे क्या बनाना है, शिशु। इन सब को करने के लिए कहीं ना कहीं क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ठीक है, और वो ऊर्जा भरपूर मात्रा में किसमें है, युग्मनज में। चलो, ऊर्जा तो है, अब ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए, ऊर्जा को तोड़ने के लिए, विभाजन को करने के लिए क्या चाहिए, एक निश्चित तापमान चाहिए। और वो तापमान कौन देता है, अगर मुर्गी ने अपने बच्चे को अंडे के रूप में दिया है तो उस अंडे के ऊपर वो मुर्गी बैठती है। इसको हम लोकल भाषा में कहते हैं अंडा सेकना। ठीक है, या अंडे की सेकाई कहने का, जो भी आप कह लो। ये अंडे को मुर्गी क्या करती है, उसके ऊपर बैठ करके उसको सेकती है अपने शरीर के तापमान से, और धीरे धीरे उसके अंदर युग्मनज से क्या बन जाएगा, भ्रूण। भ्रूण से क्या बन जाएगा, शिशु। और एक निश्चित समय के बाद, जैसे यहाँ पर एक निश्चित समय था, उस निश्चित समय के बाद अंडे क्या हो जाते हैं, फूट जाते हैं, फिर उस अंडे से चूजे बाहर आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो ये दो स्थिति होती है, अंड प्रजक की और सजीव प्रजक की। जन्म होने से पहले माँ को दर्द होता है, वो दर्द देने के लिए जिम्मेदार वो बच्चा ही होता है। बात समझे, आप सभी ने वही काम किया, दर्द देकर ही बाहर आए हैं, और आज भी दर्द देने का ही काम कर रहे हैं, है ना, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। हम भी हैं, सारे लोग इतना दर्द दिया है, उस बात को कभी समझते ही नहीं। खास करके लड़कियां तो समझ जाएंगी आगे जा करके, समझे, लेकिन लड़के कभी नहीं समझ पाते। यही कारण होता है ना, माँ बाप के साथ बदसलूकी करते हैं। आज तो नहीं करते हैं, आगे चल करके करते हैं। इसका प्रमाण आपके गली मोहल्ले में कोई ना कोई तो जरूर मिल ही जाएगा। अपने माँ बाप को ही गलियाना चालू करेगा बीच समाज में, बीच मोहल्ले में। यही दिन रात के लिए तो माँ ने पाला होगा, पेट में इतना दर्द सहा होगा कि आज दर्द सह रहे हैं या कल भी दर्द ही देने वाला है। पता चल जाए तो अपने संतान का आदमी गला घोट दे। खैर, हाँ, ये भी सही कह रहे हो आप कि नहीं हो पाता है। जब अपने शरीर से अपने बच्चे को जन्म दे देते हैं ना, चाहे वो माँ हो या पिता हो, ये संभव नहीं। भले आदमी द्वेष में आकर के कुछ भी कह दे कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कभी हो नहीं पाता है, किसी से नहीं हो पाएगा। तो देखो क्या होता है ना कि कुछ एक्स्ट्रा टाइमिंग लग जाती है, या फिर पहले भी डिलीवरी हो जाती है, पहले भी बच्चे का जन्म हो जाता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बच्चे का स्वास्थ्य या तो उस माँ का स्वास्थ्य मायने रखता है कि माँ कितनी हेल्दी है। बच्चा अगर ज्यादा हेल्दी हो गया तो ज्यादा हेल्दी होगा तो फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल तरीके से बच्चे को जन्म नहीं दिया जा सकेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, सीजरियन ऑपरेशन करना पड़ जाएगा। तो ऑपरेशन कर देंगे तो उस महिला के साथ काफी समस्या होने लगती है आगे चल करके। आज तो बच्चे को ऑपरेशन करके निकाल लेंगे चलो बाहर, लेकिन उस माँ के साथ काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। वो माँ पूरे लाइफ में उतना ज्यादा वजन लोड नहीं उठा पाएगी।
ठीक है, कमर में दर्द वगैरह रहने लगता है, ये सब सिम्टम्स बन जाते हैं। तो जन्म देने के लिए एक जो निश्चित समय है, उस निश्चित समय से ज्यादा पहले होना भी खतरनाक है और ज्यादा लेट होना भी क्या है, खतरनाक है। ठीक है, अब बच्चा यदि मैच्योर हो जाता है तो वो बच्चा क्या होता है, पहले तो उल्टा होता है। अभी तक होता सीधा है, सिर लगभग ऊपर की तरफ होता है, पैर लगभग नीचे की तरफ होता है। ठीक है, लेकिन जब प्रसव का समय आता है वो घूमता रहता है चारों तरफ, गोल 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 घूमता रहता है उसी में। तो ये प्रॉपर कह पाना मुश्किल है कि किधर की तरफ सिर होता है, लेकिन जब बात आती है कि इसकी प्रसव की, उस समय बच्चे का सिर कहां हो जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है। ठीक है, और वो बच्चा क्या करता है ना कि गर्भाशय में यहाँ ऊपर की तरफ धक्का मारता है, ऊपर की तरफ धक्का मारेगा ताकि नीचे की तरफ वो स्लिप करेगा। तो इसी धक्के की वजह से ना माँ को काफी ज्यादा दर्द होता है, और उस दर्द को कहीं ना कहीं ना लेबर पेन बोला जाता है। ठीक है, और जब लेबर पेन होता है ना तो उसी दर्द को महसूस करती है महिलाएं, तो समझ में आता है कि नहीं अब प्रसव का समय आ गया। और उसी समय उसी दर्द को कम करने के लिए एक हार्मोन रिलीज कराया जाता है, ऑक्सीटोसिन, और उसी के साथ एक हार्मोन और होता है, क्या नाम होता है, रिलैक्सिन। तो ये दर्द को भी कम करने का काम करते हैं। साथ ही साथ उस संकीर्ण से क्षेत्र को, जो क्षेत्र बहुत छोटा है जहां से बच्चे को आना है बाहर, जन्म लेना है, उस क्षेत्र को भी क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। तो ये तो हार्मोन जो होते हैं इनको जन्म प्रणोदक हार्मोन या फिर जन्मदायक हार्मोन भी कहा जाता है, बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, बर्थ कंट्रोलिंग हार्मोन भी कहा जाता है। लगभग हमने बच्चा बेसिक खत्म कर लिया इस चैप्टर का। ठीक है, अब हम पढ़ सकते हैं, यानी कि जनन से संबंधित कुछ कुछ बातें हमने जान ली है। ऐसा ही सिस्टम कहीं ना कहीं दूसरी जीवों में मिलेगा, या फिर पादप पढ़ेंगे तो पादप में मिलेगा। पादप पढ़ोगे तो पादप में 3 बातें वहां भी पढ़ेंगे हम लोग, निषेचन पूर्व घटना, फिर निषेचन पश्च घटना। तो अब सोचो कि अगर ये सब चीजें बिना बताए आपको हम डायरेक्टली पुष्प पढ़ाने लगे, और वहां भी जनन के दौरान के आने वाले चरण आएंगे, वहां पे सीधा 3 बातें लिख देता। अब अगर मैं 3 बातें लिख दूंगा तो आप सीधा सीधा समझ जाओगे ना कि यहाँ पे ये होने वाला है। निषेचन पूर्व घटना में क्या होने वाला है, तो युग्मक बनने वाला है, और क्या होने वाला है, युग्मक का स्थानांतरण होने वाला है। और जब स्थानांतरण हो गया तो अब क्या होगा, निषेचन होगा। और जब निषेचन हो जाएगा तो कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, भ्रूणोद भाव की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि इससे युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण, भ्रूण से क्या बनेगा, आगे चल करके उसका शिशु तैयार होगा। ठीक है, तो किसी का सवाल है तो बताइए, अदरवाइज ये पहला चैप्टर जो बेसिक था हमारा हमने खत्म कर लिया। उसके बाद प्रॉपर मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या बच्चा, आपके अकॉर्डिंग, आपके न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर, पुराने एडिशन के अकॉर्डिंग नया, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, बढ़िया से पढ़ना है एकदम पुष्पीय पादप को। तब तक कुछ सवाल जवाब है तो बताइए, अदरवाइज अपना याद रखिएगा चैप्टर क्या पढ़ना है आपको, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ना है, बढ़िया से पढ़िएगा। अरे रुक जाओ, कहां एकदम लग गए तैयारी होने में। पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, आज कौन सा तारीख है, 4, कल संडे है 5। ठीक है, बकायदा नोट करना अपने कॉपी पर जिस दिन आपका ये चैप्टर स्टार्ट होगा, और बकायदा उस दिन नोट करना जिस दिन यह चैप्टर खत्म होगा। आइडिया मिल जाएगा आपको कि मैं झूठ कह रहा था कि सही कह रहा था। ठीक है, इतना लंबा समय बीतेगा, क्या होगा। और सारे लोग अर्धसूत्री विभाजन तनिक पढ़ लीजिएगा, बिना अर्धसूत्री विभाजन के नेक्स्ट चैप्टर में कोई मतलब नहीं है आपका पढ़ना। क्रॉसिंग ओवर समझा देंगे। ठीक है, और जिन्होंने अर्धसूत्री नहीं पढ़ा है, मेरे ख्याल से विभाजन का वीडियो है ना अपने चैनल पे, ठीक है, मस्त जाकर के बच्चा विभाजन देख लीजिएगा, अभी फिलहाल के लेटेस्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको। ठीक है, कोशिका चक्र